नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं जी। जो कई लोगों के मन में होता है। जी। क्या हम भारत में बैठे बैठे अमेरिका के शेयर खरीद सकते हैं सीधे, जैसे एप्पल या टेस्ला के? हाँ, ये सवाल आजकल काफी पूछा जा रहा है और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। अच्छा, तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। हमारे पास कुछ जानकारी है, एक गाइडलाइंस हैं। बिल्कुल, देखते हैं ये कैसे मुमकिन है। खास तौर पर आरबीआई की एक स्कीम है LRS, यानी लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। उसके जरिए हाँ, LRS, और समझेंगे कि इसमें खर्चा कितना है, टैक्स का क्या हिसाब किताब है और क्या खास बातें ध्यान में रखनी चाहिए। जी, तो आपने जवाब तो दे ही दिया। हाँ, कर सकते हैं LRS के जरिए। तो ये LRS है क्या चीज़, थोड़ा आसान शब्दों में बताएंगे? जरूर। LRS देखिए, आरबीआई की तरफ से हम भारतीय नागरिकों को एक तरह की छूट है या कह लें सुविधा है। ओके। इसके तहत कोई भी रेजिडेंट इंडियन, मतलब भारत में रहने वाला नागरिक, एक फाइनेंशियल ईयर में एक साल में? हाँ, एक वित्तीय वर्ष में $2.5 लाख तक, $2.5 लाख? जी, इतनी रकम विदेश भेज सकता है लीगली। अच्छा, और ये किस लिए भेज सकते हैं? कई कामों के लिए, जैसे बच्चों की पढ़ाई के लिए, घूमने फिरने के लिए, इलाज के लिए, और हाँ, जो आज हमारा टॉपिक है, विदेश में निवेश करने के लिए, जैसे अमरीकी शेयर बाजार में। अच्छा, तो ये एक तरह का दरवाजा खोल देता है निवेशकों के लिए, पर सुनने में लगता है कि प्रक्रिया काफी मुश्किल होगी, विदेश पैसा भेजना, निवेश करना। पहले शायद होती होगी, पर अब गाइडलाइन कहती हैं कि ये काफी आसान हो गया है। ओह, आजकल बहुत सारे मोबाइल ऐप्स आ गए हैं, नाम सुने होंगे शायद, IND मनी, वेस्टेड, अप्रिशिएट, इस तरह के कई प्लेटफॉर्म्स हैं। हाँ हाँ, सुने। तो इनके जरिए आप आसानी से एक US स्टॉक वॉलेट खोल सकते हैं। वॉलेट जैसे पेटीएम वॉलेट होता है? हाँ, कुछ वैसा ही समझिए। फिर एक छोटा सा KYC होता है, मतलब अपनी पहचान कंफर्म करनी होती है। हाँ, आधार, पैन एक्सेट्रा से। जी, फिर अपना इंडियन बैंक अकाउंट लिंक किया, उसमें पैसे डाले और उस वॉलेट में ट्रांसफर कर दिए, डॉलर में बदलकर। अच्छा। और बस, फिर आप तैयार हैं। एप्पल, टेस्ला या जो भी कंपनी पसंद हो उसके शेयर खरीद सकते हैं, या फिर ETF भी ले सकते हैं। ETF वो क्या होता है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, मतलब एक तरह की बास्केट जिसमें कई सारे शेयर होते हैं। जैसे S&P 500 ETF, जिसमें अमेरिका की टॉप 500 कंपनियों के शेयर होते हैं। अच्छा, तो एक साथ कई कंपनियों में पैसा लग गया, डाइवर्सिफिकेशन जैसा। बिल्कुल, सुनने में तो वाकई काफी सीधा लग रहा है। लेकिन कीमत, मतलब इस सब में खर्चा कितना आता है? कोई छुपे हुए चार्जेस? देखिए, फ्री तो कुछ नहीं होता, चार्जेस तो लगते हैं, और ये हर प्लेटफॉर्म के अलग अलग हो सकते हैं। गाइडलाइन में जैसे उदाहरण दिए हैं, कुछ प्लेटफॉर्म्स जैसे इंड मनी या वेस्टेड, वो शायद 0.25% जैसा कुछ चार्ज करते हैं जो पैसा आप भेजते हैं उस पर। ओके। वहीं कोई दूसरा प्लेटफॉर्म जैसे अप्रिसिएट शायद हर ट्रेड पे सिर्फ ₹5 जैसा कम चार्ज लेता हो, तो ये चेक करना पड़ेगा। और इसके अलावा? हाँ, 2 और चार्जेस का ध्यान रखना होता है। एक तो करेंसी कन्वर्जन चार्ज, जब आप रुपया डॉलर में बदलते हैं। हाँ, वो तो बैंक लेता है। जी, और दूसरा, जब आप पैसा वापस लाएंगे तो विड्रॉल फीस भी लग सकती है। अच्छा, ये सब देखना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, टैक्स। इसका क्या सीन है? हाँ, ये बहुत जरूरी है। गाइडलाइन 3 मेन बातें बताती है टैक्स के बारे में। ओके। पहला, कैपिटल गेन्स टैक्स, मतलब जब आप शेयर बेचकर मुनाफा कमाते हैं। हाँ। अगर आपने शेयर 2 साल से ज्यादा रखकर बेचा तो वो लॉन्ग टर्म गेन हुआ, उस पर भारत में 12.5% टैक्स लगेगा। 12.5%? ठीक है, और अगर 2 साल से पहले बेच दिया तो शॉर्ट टर्म गेन माना जाएगा और उस पर आपकी इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा। मतलब जैसे बाकी इनकम पर लगता है। जी बिल्कुल। ठीक है, ये तो हुआ बेचने पर। अगर शेयर रखे हुए हैं और कंपनी डिविडेंड देती है, मतलब मुनाफे का हिस्सा? हाँ, ये दूसरा पॉइंट है। डिविडेंड पर अमेरिका में ही 25% टैक्स कट जाता है, सोर्स पर ही। इसे विदहोल्डिंग टैक्स कहते हैं। ओह, 25% तो काफी है। तो डबल टैक्स लगेगा अमेरिका में भी और इंडिया में भी? नहीं, यहीं पर अच्छी बात है। भारत और अमेरिका के बीच एक समझौता है, DTAA, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। अच्छा, हाँ। तो जो 25% टैक्स आपका अमेरिका में कटा, उसका क्रेडिट आप इंडिया में अपना इनकम टैक्स रिटर्न ITR भरते समय क्लेम कर सकते हैं, तो डबल मार नहीं पड़ती। चलो, ये राहत की बात है। और तीसरा टैक्स पॉइंट? तीसरा पॉइंट,
टैक्स देनदारी से ज्यादा रिपोर्टिंग का है। ये बहुत जरूरी है। रिपोर्टिंग मतलब बताना? हाँ, आपके पास विदेश में जो भी संपत्ति है, जिसमें ये अमेरिकी शेयर्स भी शामिल हैं, उसकी पूरी जानकारी आपको अपने इंडियन इनकम टैक्स रिटर्न में देनी होती है। अच्छा, कहाँ पर? ITR फॉर्म में एक सेक्शन होता है स्केड्यूल FA, यानी फॉरेन एसेट्स। उसमें ये सब दिखाना अनिवार्य है। इसे भूलना या छुपाना महंगा पड़ सकता है। ये तो बहुत जरूरी जानकारी है, मतलब सरकार को पता होना चाहिए। बिल्कुल। गाइडलाइन में एक और चीज का जिक्र है, एक बोनस स्टेप या चेतावनी जैसी, जो शायद बहुत लोग नहीं जानते होंगे। हाँ, और ये वाकई बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर अगर आपका निवेश थोड़ा बड़ा है। बताइए। गाइडलाइन कहती है कि अगर आपकी कुल अमेरिकी संपत्ति, जिसमें स्टॉक्स, ETF सब शामिल है, अगर वो $60,000 से ज्यादा हो जाती है। $60,000, ओके। तो अगर दुर्भाग्यवश निवेशक की मृत्यु हो जाती है, तो अमेरिका में एस्टेट टैक्स लग सकता है, और वो काफी ज्यादा हो सकता है। अरे बाप रे, एस्टेट टैक्स मतलब विरासत पे टैक्स। जी, ये एक ऐसी चीज है जिस पर लोग अक्सर ध्यान नहीं देते। तो अगर निवेश बड़ा हो रहा है तो इसके बारे में भी सोचना चाहिए। ये तो वाकई एक गंभीर बात है। अच्छा, अब थोड़ा पीछे हटते हैं। ये सब ठीक है कि हम निवेश कर सकते हैं, प्रक्रिया है, टैक्स है, पर करें क्यों? मतलब भारत में इतने मौके हैं तो अमेरिका या बाहर क्यों जाना? इसका सबसे बड़ा कारण गाइडलाइन बताती है डाइवर्सिफिकेशन। विविधीकरण, सुना है ये शब्द। हाँ, मतलब अपने निवेश को फैलाना, सारी पूंजी एक ही जगह न लगाना। दुनिया की अलग अलग अर्थव्यवस्थाएं, अलग अलग बाजार, वो एक साथ एक जैसा नहीं चलते। हो सकता है जब इंडिया का मार्केट अच्छा ना कर रहा हो, तब US मार्केट दौड़ रहा हो, या इसका उल्टा। अच्छा। गाइडलाइन में उदाहरण भी है। जैसे 2024 में मान लीजिए US मार्केट ने 24% रिटर्न दिया, तो शायद ब्राजील का मार्केट 30% नीचे था। तो अगर आपने सिर्फ एक जगह पैसा लगाया होता, तो रिस्क बढ़ जाता है। बिल्कुल। ग्लोबल निवेश से आपका पोर्टफोलियो थोड़ा स्थिर रहता है और आपको दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों, नई टेक्नोलॉजी में निवेश करने का मौका मिलता है, जो शायद इंडिया में लिस्टेड ना हो। हाँ, ये बात तो है। मतलब अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में न रखने वाली बात। एग्जैक्टली। निवेश का पहला नियम, और LRS इसी का एक रास्ता खोलता है। तो इस पूरी चर्चा और गाइडलाइन से मिली जानकारी का सार क्या निकलता है? निवेशकों के लिए मुख्य सलाह क्या होगी? गाइडलाइन की जो आखिरी सलाह है वो बहुत प्रैक्टिकल है। क्या? कि छोटी शुरुआत करें। पहले पूरी प्रक्रिया को समझें। पैसे कैसे भेजना है, खरीदना कैसे है, टैक्स कैसे काम करता है। एकदम से बड़ी रकम न लगा दें। हाँ, सीखना जरूरी है। और किसी ट्रेंड के पीछे ना भागें कि सब लोग ये खरीद रहे तो मैं भी खरीद लूं। नहीं, वो खरीदें जो आपको समझ आता है। सही बात है। LRS एक अच्छा मौका जरूर है, पर इसे समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए, पूरी जानकारी के साथ। बिल्कुल, जानकारी, समझदारी और सावधानी, ये तो हर निवेश में जरूरी है। हाँ, और जाते जाते श्रोताओं के मन में एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। ये जो ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन के फायदे हैं और LRS की $2.5 लाख की लिमिट है, टैक्स के नियम हैं, इन सबको देखते हुए किसी के टोटल पोर्टफोलियो का कितना हिस्सा बाहर, मतलब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में लगाना ठीक रहेगा, कितना संतुलित माना जाए? ये सोचने वाली बात है। इसका कोई सीधा जवाब शायद नहीं होगा, सबके लिए अलग होगा। बिल्कुल, पर इस पर विचार करना जरूरी है।